लगा दूं। जी रिकॉर्डिंग। जी आज क्लियर इस वजह से है कि मैं अब यस यही बात है ना। आज मैं अम्मा जी के पास हूँ। तो पता है जब अम्मा जी के पास हूँ तो फिर तो आवाज़ ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है तो वालदैन का तो एक आपको पता है वो अल्लाह ताला सबके वालदैन को सलामत रखे और जिनके अ, वफात पा गए उनकी मगफरत करे, करी करे, रहमत करे। तो जी ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ बात को और बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने जो 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 आपसे पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ना पूरी एक आउटलाइन बताई थी कि इस सेशन में जो कि 4 मंथ का सेशन होगा इसमें आपने इस सब्जेक्ट हमने कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, 12 सब्जेक्ट कवर करने हैं। और उन 12 सब्जेक्ट्स में कौन से मजामीन कवर करने हैं, उस मजामीन की जो मोटी मोटी हेडिंग्स थी वो मैंने आपसे डिस्कस की थी। उस मजमून में जो पहले मजमून जिसका हमने इंतखाब किया है वो था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट है। इसमें आपको कोई लेक्चरशिप की तैयारी नहीं करानी, ना एमए कराना है। इसमें ये कि बुनियादी जो तस्वुरात हैं पॉलिटिकल साइंस के जो कि हमारे जीके जनरल नॉलेज के प्रिपरेशन के हवाले से हमें हेल्प आउट करते हैं, उनको बताने की कोशिश करनी थी। और उससे हमने स्टार्ट लिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस रहा है पाकिस्तान की तारीख का, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 47 से ऑनवर्ड्स क्या हुआ है। अब 47 से पहले के जो मामलात हैं, जब हम पाक स्टडी की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो अब आप ये समझ लें कि जो मैंने आज तक आपको बताया है वो ये है कि मिसाल के तौर पे सिंपल सी आपको सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह एक आप कहीं पे जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप एक ना घर बनाएं। और अगर आप एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाएं, अब उस प्यारा से घर में आपको ये कंडीशन दी जाती है कि आपने 12 कमरे बनाने हैं। ठीक है, 12 आपने कमरे बनाने हैं। एक कमरा जो है ना आपका, उसको नाम दे देते हैं। एक जो है बेडरूम होगा, ये किचन होगा, ये वॉशरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, ये लाउंज होगा, ये जो है ना गिराज होगा, ये होगा, मल्टीपल किस्म के रूम्स हैं। अब आपको वो बनाने हैं। अब उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसका एक मैप बनाएंगे ना। तो वो मैप बनाएंगे, मैप बना के उसके बाद आप कहेंगे अच्छा इनको किस जगह पे कमरे को लोकेट करना है, वो मैप की फॉर्म में आप कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी बुनियादें रखेंगे, फिर आप उसकी तामीर शुरू करेंगे। तो उसका एक ना ढांचा सा तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कमरा तैयार कर लिया, अब उसका हल्का फुल्का फर्श आपने बना लिया। अभी प्लास्टर नहीं किया, अभी आपने रंग नहीं किया, लेकिन जो बाहर से आता है वो देखता है ये क्या है, तो उसको नजर आता है ये कमरा है या ये किचन है या एक वॉशरूम है, तो उसमें वो फर्क कर सकता है। एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो मेरा जो मकसद होगा जो आपको बताने की सारी एग्जाम्पल बताने की, तो जो 12 कमरे असल में वो 12 मजामीन है। और 12 मजामीन में मैं जो आपको एक एक मजमून में वो स्ट्रक्चर में खड़ा करूंगा। अब उसके अंदर इन्फिनाइट क्वेश्चंस हैं, लामतनाही सवाल हैं जो उसमें से किए जा सकते हैं। वो उसमें रंग हैं, वो आप उसमें आप वो भरते रहेंगे। मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ, ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ। उसमें से बहुत से सवाल मैं कुछ बहुत सारे कवर करा दूंगा, लेकिन बहुत सारे रह जाएंगे। आपको रीडिंग्स भेजता हूँ जो आपको व्हाट्सएप में मिल जाती। उनको बहुत अच्छा पढ़ा करें, बहुत अच्छा पढ़ाया करें। ठीक है, उनको अगर आप प्रिंटर की फैसिलिटी है तो मैं कहूँगा प्रिंट करके ना उसको अपने नोट्स के साथ वो लगा लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि ये अभी तो थोड़ा सा डाटा है ना, ये चीज़ें कंपाइल हो रही हैं, लेकिन जब आप 4 माह के बाद आप उठेंगे ना तो फिर आपके पास एक मैसिव किस्म का डाटा होगा। फिर आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। और फिर उस स्ट्रक्चर में राइट प्लेस पे जो आपको सवाल मिलेगा, कोई नया सवाल है, जब आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ये सर ने कहाँ इसका स्ट्रक्चर बताया था, आप उसको जगह पे फिट कर देंगे। तो उस कमरे की जो खूबसूरती है वो आप बनाते रहेंगे, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। आज भी मैंने अगर 12 कमरों का वो स्ट्रक्चर बनाया, आज भी वो मुकम्मल नहीं है। उसके अंदर जो भी मुझे कोई फूल लगता है, कोई मुझे कोई छोटी सी अलमारी लगती है, कोई छोटा सा कप लगता है, कहीं से वो मुझे डाटा मिलता है तो मैं उसको उठा के अपने कमरे में लगा देता हूँ। तो आप ये इसी तरह लगाते रहेंगे। मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा क्या आपके साथ जो है वो मेरा ये है कि मैं आपको 12 जो कमरे हैं ना उनका स्ट्रक्चर आपको बना दूं। फिर उसको कितना ब्यूटीफाई करते हैं, उसमें कितने आप रंग डालते हैं, ये आप डालेंगे, इस पे आप काम करेंगे। और उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने रंग लेना है तो रंग कहाँ से लें। वो मैं आपको जगह बताऊंगा, इस जगह से लेना है, इतने का मिलेगा, ये आप जाके लेना, लेना आपने खुद है। रंग लेने का मतलब ये सारी एग्जांपल एक
एनालॉजी की फॉर्म में आप समझिए, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सेशन में, वो जो 12 कमरे हैं वो 12 मजामीन है, और वो जो रंग है वो रीडिंग्स हैं। वो जो उसमें जो छोटे मोटे ग्लिचेस होंगे उसके बारे से मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा भी। बाकी उसको आपने एक रिकरिंग किस्म की एफर्ट में लगे रहेंगे तो वो एक पूरा खूबसूरत सा वो जो है ना एक गुलदस्ता बनेगा। और ये जिस तरह फूलों का होता है, या घर की फार्म एक बेहतरीन किस्म का घर बनेगा, वेल फर्निश्ड। तो होप्स हो कि मैं जो पॉइंट इस सेशन के हवाले से कन्वे करना चाह रहा था आप उसको समझे या नहीं समझे, मुझे जरा मैसेज में बताएं ना, कि इस एग्जांपल से आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हैं सेशन को। जी, चलें जी, बहुत अच्छी बात। अब देखें ना ये अगर आपको मैं कहूँ ना कि जो सवालात हैं तो वो बड़े बहुत सारे सवालात हैं ना, जो पीपीएससी के आप देख लें या मुकाबले के इम्तिहानात के देख लें, तो उसमें आप पीपीएससी के पास पेपर की बुक का इम्तियाज शायद की किताब पढ़, तो किताब आप पढ़ लेंगे, आपको मैं 100 किताबें। अब उसमें मुझे मैसेज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सर वो नोट्स दे दें, सर नोट्स दे दें। और मेरे भाई नोट्स आप, जी बिल्कुल, ये जो बात करें ना विद पैसे ऑफ टाइम और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये आपको शायद मेरी बात को सही वो बंदा समझ रहा होगा जिसने टकरे मारी हैं। टकरे मारने का मतलब कोई दीवार में टकरे नहीं मारी, टकरे मारने का मतलब उसने पेपर दिए हैं पीपीएससी के, एफपीएससी के, एनटीएस के, केपीएससी के। वो उसको समझ में आ रही होगी कि ये सर क्या कह रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा जब पैसे ऑफ टाइम के ना चीजें गेट करते जाएंगे, फिर आपको समझ में आती जाएगी सर कन्वे क्या करना चाहते हैं। अब मैं वो बता रहा था मैं आपको, जैसे वो कहते हैं बच्चे कि जनाब जो है ना सर नोट्स देते हैं। और भाई मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लाइन का नोट्स मैंने आपको दे दिया, आपको जो मैंने भेजे। अब आपने वो लेक्चर लिया है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर था, जब आपने वो रीडिंग्स पढ़ी तो स्ट्रक्चर में वो बिट्स आपने सेव की। अच्छा, ये जो कप है ये तो किचन में रखने वाली चीज है, अच्छा ये चम्मच है ये भी किचन में जाएगा, ये बाल्टी है तो इसको वॉशरूम में लेके जाना है, अच्छा ये क्या है, ये कोई लोहे की चीज है पता नहीं है क्या। तो मकसद ये है कि जब आपको नोट्स, वो बाल्टी और वो चीजें हैं, फिर आप वो देखेंगे इसको पुट कहाँ पे करना है, कहाँ पे काम आएगा, वो फिर आपको उसकी समझ भी आएगी ना। वैसे नोट्स दे दें, वैसे नोट्स का क्या फायदा, अगर आप नोट्स ले भी लें, अगर आप इम्तियाज शायद को रट भी लेना, तो मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, ये मैं नहीं करा कि आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सके, मे बी आप कर लें, ठीक है, आपकी इतनी अच्छी शार मेमोरी हो, लेकिन रिकमेंडेशन लेना बहुत मुश्किल हो। चले आप रिकमेंड भी हो जाते हैं, आपने जॉब भी ले ली, 7वें स्केल की, 9वें की, 11वीं की, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 7वें की या 9वें स्केल की जॉब लें। देखें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा, दो प्रोफेशन अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं, याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लें, और उसको ना किसी जगह पे दीवार पे लगा दें, कि दो प्रोफेशन ऐसे हैं अल्लाह ने बनाए हैं, दो ऐसे ओहदे अल्लाह ने बनाए हैं, जो अपने जो अ, उसके जो होते हैं ना डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट्स जो उन पे डिपेंड करते हैं, वो वो चाहते हैं वो उससे आगे जाएं। एक वालदैन और एक आपके साझा कराम। आपके वालदैन, जब बच्चा उनका अपने वालिद या वालदा से ज्यादा तरक्की कर जाता है, ज्यादा आगे चला जाता है, ज्यादा इल्म वाला, ज्यादा दौलत वाला, ज्यादा शोहरत वाला हो जाता है ना, तो वो खुश होते हैं। सेम इज द केस विद योर ऑनरेबल टीचर्स। अगर आप अपने उस्ताद से आगे जाएंगे तो उसे खुशी होती है। तो मैं अगर ग्रेड 17 में सर्व कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट 18 में हों, 19 में हों, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा नहीं सकते जब आप कहेंगे सर मैं आपसे पढ़ा हूँ और मैं 18 में हूँ, मैं 19 हूँ, तो यकीन करें वो मेरा जिंदगी का शायद खुशी का भरपूर दिन होगा। तो ये वो है, मैं वो चाहूंगा। अब उसके लिए जो मैं आप चाहता हूँ कि आप 18 या 19 स्केल की जॉब लें, या आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तो आपकी एक पहचान हो। तो आप वो तभी मुमकिन है जब आप एक प्रोसेस से गुजरें, जब आप चीजों को ऐसा ना करें कि एक किताब रट ली, 32 रट ली, 3 नोट्स रट लिए, उस रटने से आप उस ग्लोरी पे नहीं जा सकेंगे। हाँ ये हो सकता है आप 7वें 9वें 11वें 14वें की जॉब ले लेंगे, लेकिन जहां पे मैं चाह रहा हूँ ना, जो मैं अपने से आगे आपको देख रहा हूँ, उस जगह पे आप नहीं जाएंगे। तो उस पे आप, मैं जहां पे चाह रहा हूँ वो कैसे आप जाएंगे, मैंने आपको बता दी, पहले सारी कहानी बता दी कि स्ट्रक्चर में बताऊंगा, रीडिंग्स में बताऊंगा, रास्ता में बताऊंगा चीजें, फिर आपने उस पे फिट करना है, फिर वो आपने उसको जो है ना उस पे काम करना है, आपने उस पे फिर मेहनत करनी है, और इनशाला आप वो, ऐसा ऐसा ये लंबा प्रोसेस है और ये मुश्किल प्रोसेस है, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि ये मसाइल हैं इसके अंदर, लेकिन जब आप ग्रेजुअली ये करते रहेंगे, इस पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरेंगे ना, तो आज बहुत सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरी अपनी लाइफ का ना हम्बल सा एक्सपीरियंस है, नाकिस एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं सीखते,
आप हमेशा डिस्कम्फर्ट में सीखते हैं, आप हमेशा स्ट्रगल में सीखते हैं। और जिस तरह कहते हैं ना, सोने को जब तक आग में गर्म नहीं किया जाता वो कुंदा नहीं बनता। तो ये समझाने की बात है, प्रैक्टिकली आप जिंदगी में जो भी चीज है, क्राइसिस, एडवर्सिटीज, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स मेक यू स्ट्रोंगर। यह आपको स्ट्रोंगर बनाती है, यह आपको ताकतवर बनाती है। और मैं भी चाहूंगा कि आप ताकतवर बने, स्ट्रोंगर बने, और आप आगे जाएं, आगे जाएं। और किसी आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बेहतरी आए। अगर आप दुनिया में आए हैं और आप की वजह से किसी की जिंदगी बेहतर नहीं हुई, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपने अपनी जिंदगी का कोई काम किया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मकसद ही, मेरा तो टीचिंग में आने का मकसद ही यही है कि ऐसी एक लॉट तैयार करना कि जो जब सिविल सर्विसेज में जाए, जब वो फॉरेन सर्विस में जाए, जब वो पुलिस में जाए, या वो टीचिंग में जहां भी जाए, तो उनके पास जो आए और वो उनसे एक अच्छा मैसेज लेकर जाए, और वो कहे यार कि कोई अच्छा बंदा है, इसकी किसी ने अच्छी तरबियत की है, और ये तो आपको दुआएं दे के जाए। तो ये मकसद है। ठीक है। तो बात मेरे ख्याल में लंबी हो गई, आप भी बोर होंगे कि सर ने तो अपनी जो है ना कहानियां शुरू कर दी है। ऐसे ही है ना। हाँ जी, बताएं जी, बोर तो नहीं हो गए सर की लंबी लंबी कहानियों से? अच्छा, मोटिवेशन मिल रही है, मोटिवेटर रहे हैं, अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा चले, अच्छी बात है। लेकिन मोटिवेशन ये है कि आज की क्लास वैसे है ही गपशप की क्लास, तो इसमें तो यही, सर बहुत मोटिवेशन मिलती है, अच्छा अच्छी बात है। तो मोटिवेशन ये है कि वो मोटिवेशन को फिर चैनलाइज भी करें। ठीक है ना। और मोटिवेशन मिली है उसको फिर आप उस पर काम भी करें, और एक जज्बा बना लें, और जज्बे के साथ काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। और जो जिंदगी में जिन लोगों के बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े मकासद होते हैं ना, वो जिंदगी में फिर मसाइल का भी शिकार होते हैं, और आगे भी निकलते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना बात है। अच्छा जी, तो खैर ये बातें मेरी अब बहुत हो गई हैं। अब आप जी बताइए, जो लेक्चर हमने आज तक जो पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है, उस हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो जरा आपने ना आप हैंड रेज करते जाएं। और क्या मोटिवेशन मिली है तो रातों को सोए ना, हाँ जी। देखे ना, वो कहते हैं ना कि ख्वाब क्या होते हैं, वो कहते हैं ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट कम व्हेन यू स्लीप, दे आर एक्चुअली द वंस दैट डोंट लेट यू स्लीप। मेन चीज ये होती है। ठीक है। ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें, तो वो ख्वाब रखें। वन पे वन अपने सवाल रखें, मैं तो अपनी बातें खत्म नहीं होती। वन पे वन। जी ये जमीर जमीर आप बताएं। जमीर बताएं जी। सर एक ये क्वेश्चन ये कि फर्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल की असेंबली जो थी। डिस्टॉर्शन है, एक एक माउस को म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट हो गया। सर ये फर्स्ट कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल ये? असेंबली किसने डिसॉल्व की थी? एक मिनट, हाँ रिमूव हो गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है ना, वो गवर्नर थे उस वक्त के, गुलाम मोहम्मद, उसने रिजॉल्व की थी 24 अक्टूबर 1954। 24 अक्टूबर 1954। मेहरबानी सर। चौवन को। ठीक है। और ये थोड़ा सा देखिएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें एडिशनल भी बता दूं कि इनको जमहूरियत का कातिल भी कहा जाता है। इन्होंने ही असल में एक जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, फिर बाद में वो प्रोलॉन्ग करती गई। और सर लेकिन सर असेंबली तो वजीर आजम डिसॉल्व करते थे, फिर इसने किस कानून के तहत उसको डिसॉल्व किया था? देखे ना, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये जो था ना हमारा उस वक्त जो एक्ट था ना, वो 1935 एक्ट के तहत मुल्क चला रहे थे हम। आज की जो असेंबली है ना, ये 1973 की आप बात करें, 1973 के आईने में तो वजीर आजम करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे ही होता है। लेकिन वो गोरे का बना हुआ था 1935 एक्ट। और उसने जो गवर्नर जनरल को बेइंतहा इख्तियार दिए थे, और उसी का ही इख्तियार थे, उसको इस्तेमाल किया था उसने। और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने खुद बात नहीं की, लंबी कहानी हो जाती है, कि वो जब असेंबली डिसॉल्व की ना, उस असेंबली का जो स्पीकर था, उसका नाम था तमीजुद्दीन।
वो फिर तमीजुद्दीन साहब जो थे ना, वो फिर क्योंकि असेंबली उस वक्त ये थी उसमें थी कराची में, तो वो फिर कोर्ट में जो सिंध की कोर्ट थी, जी उस सर। हाई कोर्ट का पहले नाम चीफ कोर्ट था। ये भी एमसीक्यू है। तो वो उस कोर्ट में हाँ केस लेके जाते हैं, वो कहते हैं इन्होंने इलीगल जो है ना असेंबली डिसॉल्व की, इनको मैंडेट ही नहीं है। तो वो जो थे ना, उनके जो चीफ जस्टिस थे सिंध कोर्ट के, चीफ कोर्ट के, उन्होंने उसके हक में फैसले दिए। उन्होंने कहा वाकई ये गवर्नर जनरल का जो फैसला है ना, दैट इज अल्ट्रा वाइज टू दी 1935 एक्ट, वो उस फैसले को कलअदम करार देते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल साहब होते हैं, वो फिर वही जो फैसला होता है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त जो है ना जस्टिस होते हैं जस्टिस मुनीर। और वो जस्टिस कहते हैं मुनीर। नहीं, ये जो और वो जो फैसला दिया है ना, ये सही फैसला दिया है। और उन्होंने कहा कि हाँ, हालांकि 1935 एक्ट के हवाले से जो है ना वो इतना ज्यादा क्लियरली नहीं कर सकते, लेकिन ये कहता है कि अगर ये फैसले अगर दे दिया तो मुल्क में जो है ना, ये वाकई वो उसको फेवर देते हैं। उसकी एक वो कहते हैं कि ये आल्दो की कॉन्स्टिट्यूशनल उस हवाले से ठीक नहीं है, लेकिन ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। और उसको फैसले को जस्टिफाई करते हैं, और वो आज तक वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को जो आपकी जुडिशरी है वो अपने लिए गाली समझती है। और उस इसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को बाद में भी डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया गया, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो जुडिशरी है, इसने तमाम जो डिक्टेटर्स हैं उनके रूल्स को जस्टिफाई किया, और बाद में एक ऐसा अजीब किस्म का सिलसिला शुरू किया जो आज तक थमने में नहीं आया। अरे ये लंबी बात है, लेकिन इससे आप इतना ज्यादा उसमें ना जाइए, थोड़ी डिटेल की वाली बात है। बात समझ में आई आपको? शुक्रिया। जी सर, शुक्रिया सर, मेहरबानी। जी जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। हाँ जी, और सवाल? ये सवाल जो है एक पूछते हैं ना, तो ये ना समझा करें ये उसी का सवाल है, और ये इसने जनाब कोई आलू या टमाटर का रेट पूछ लिया है, ये सारे सुना करें, सारों के लिए वो काम की बातें होती हैं। अच्छा, ये रब्बानी ने क्या पूछा है? सर, कू डिटांट ये वर्ड, अच्छा जी ठीक हो। अच्छा, ये वर्ड अक्सर ना डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा, ये लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं कू डिटांट। ये फ्रेंच वर्ड है। ये कू डिटांट, इसको आमतौर पे ये पहले यूज होता था, अब ये वर्ड यूज होता है कू। कू का मतलब ये होता है, आप एक ऐसी पावर को जो है ना अपना लें, उसको अपने इस्तेमाल में लें जो कि आपकी है ही नहीं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, बाय फोर्स है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक क्रिकेट टीम का कैप्टन हो, और एक टीम है उसका एक कैप्टन हो, और एक जो है ना वो कैप्टन ना हो, उसको टीम ने किसी ने पीसीबी या किसी चेयरमैन बॉडी ने उसको ना किया, वो कैप्टन ना बनाया, और वो बाय फोर्स लड़के और बाय ताकत से हो गए मैं कप्तान हूँ। तो इसको कहते हैं कू। आमतौर पे इस तरह होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, आमतौर पर उसमें इस तरह होता है कि जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, उसके अंदर वजह क्योंकि उसके पास मैंडेट होता है ना कि टू गवर्न द स्टेट। तो होता ये है कि जो मिलिट्री का हेड होता है वो उसको नजरबंद कर देते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं, और वो खुद कहते हैं हम इसको ना मुल्क को चलाते हैं। तो इसको मिलिट्री कू कहते हैं, जिसको मार्शल लॉ भी कहते हैं। पाकिस्तान में तो ये रूटीन से होता रहा है। सबसे पहले अयूब खान साहब ने किया, फिर उसके बाद जनाब जयाउल हक साहब ने किया, उसके बाद साहब तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिया कहना चाहिए, जिया ने किया। उसके बाद फिर कौन है ये, मुशर्रफ है, मुशर्रफ ने भी किया है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब ये इस तरह है। सवाल बातों से बात आ गई। दुनिया में तीन कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड आमतौर पे वो हैं कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, आमतौर पे जो नॉर्दर्न पोल पे लाया करते हैं ना, यूरोपियन ज्यादातर कंट्रीज है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को कहते हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड हैं, जो तालीम में, हेल्थ में बहुत आगे हैं, जो हम देखते हैं, जो आप यूरोपियन कंट्रीज जितने भी मोस्टली हैं, या यूएसए है, कनाडा है, जो वेलफेयर स्टेट भी हैं, जिनके अंदर और बड़े वो ताकतवर तरीन कंट्री है, इकोनॉमी जिनकी अच्छी है, वेलफेयर, लोगों की जिंदगी बेहतर है। सेकंड वर्ल्ड वो है जो कि थोड़ा सा डेवलपिंग है। ठीक है, और मतलब ये कि कोई बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं है। और थर्ड वर्ल्ड है कि जो अभी वो काफी पीछे है, बैकवर्ड है, इस तरह भी देखते हैं। और ये टर्म इस हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से भी देखी जाती है, और ये कोल्ड वार की फॉर्म में भी देखी जाती है। कोल्ड वार की फॉर्म ये है कि जो कोल्ड वार थी 1947 से लेकर 1991 तक, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड थी, वो कहता है, अमेरिका कहता है कि अमेरिका का जो कैपिटलिज्म वाला ब्लॉक था, वो कहता है ये फर्स्ट वर्ल्ड है। और सेकंड वर्ल्ड वो है जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज थे ना, जो कम्युनिज्म ब्लॉक के थे, उसको सेकंड वर्ल्ड कहते हैं। और थर्ड वर्ल्ड जो किसी के साथ अलाइन नहीं थी। तो उस फॉर्म में भी इसको डिफाइन किया जाता है। और इकोनॉमी के फॉर्म में जो मैंने पहले आपको बताया कि मोस्ट डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड, जो है ना डेवलपिंग सेकंड वर्ल्ड, और अंडर डेवलप थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, इस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है।
क्लियर हुआ है आपको ये बात? ये किसने पूछा था? सिद्रा ने पूछा था, समझ आइए आपको? सिद्रा, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है जो मैंने आपको बताया? और ये किसने पूछा था? रब्बानी ने पूछा था कू का पता चला है आपको? रब्बानी ने पूछा था कू का, तो कू का पता चला है आपको? जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट विलियम मार्शल लॉ थे। इसका मतलब बताएं, मार्शल लॉ क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, और फर्स्ट सिविलियन कैसे? इस पे, हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये मैं बताता हूँ। ये इस तरह थे कि जो ये कहानी है जनाब 1970-71 की, उस वक्त का आपको बताता हूँ। 1969 में मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी डेट बताई थी, 24 मार्च या 14 मार्च, जब 14 मार्च 1969 को, जब क्या नाम है, अयूब खान साहब गए ना, तो उसके बाद उन्होंने चार्ज दे दिया इसको, याह्या खान को। तो याह्या खान ने जो है ना मार्शल लॉ लगा लिया। 24 मार्च है या 14 मार्च है, ये नोट्स में आपको देख लीजिएगा। 14 मार्च है, 24 मार्च 1960 उन्होंने एक मार्शल लॉ लगा लिया। और जब मार्शल लॉ लगा लिया ना, उस मार्शल लॉ में क्या किया कि इनको कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, कि आप ना, आपको मैं सदर बना देता हूँ, और एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम था पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1970 में। उसने कहा एक उसके अंदर पूरा ऑर्डर का मतलब ये कि पूरा एक तरह का वो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ही था। उसके अंदर कंप्लीट गाइडलाइन थी कि इलेक्शन कब होगा, अगला जो इलेक्शन होगा वो कब होगा, हुकूमत कैसे बनेगी, पूरा डिटेल, कंट्री को कैसे गवर्न करना है, आर्जी तौर पे होता। अब उसके तहत उसने भुट्टो साहब को सदर बना दिया। अब जो भुट्टो साहब थे ना, अब आप हैरान देखें, तो ये सिविलियन थे, लेकिन मार्शल लॉ, जो जो आर्मी चीफ होता है ना, जो मार्शल लॉ लगा के आता है, उसको कहते हैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जो मार्शल लॉ लगा के आता है, जो पहले पहले जिस तरह अयूब आया था, अयूब ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया और वो हेड बन गया जनाब प्रेसिडेंट, उसको कहते हैं CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन भुट्टो साहब जो थे ना, ये अजीब थे। ये भुट्टो साहब को आर्मी के बंदे तो नहीं थे, ये तो सियासतदान थे, ये सिविलियन थे। इसको कहते हैं, इस वजह से भुट्टो को फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और ये एक ही रहा है, सेकंड कोई सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया। ठीक है, तो ये एक तरह की गाली थी एक सियासतदान के लिए कि आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप हैं भी सिविलियन। तो ये बात होगी। और मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है? मार्शल लॉ का मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल सी बात, अब जिस तरह पाकिस्तान में हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है और वो आती है पावर में, उससे वो निज़ाम अपना सारा चला रही होती, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, वो अपने मतलब के उस एक, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट हो जाता है, एक बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिस तरह कोई आपस में, जिस तरह आपने देखा ना धरना, एक सियासी जमात ने धरना दिया, और जनाब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लोगों की उनके साथ, पुलिस वालों के साथ झड़पें हो गई, बड़ी शदीद हो गई, फायरिंग हो गई। तो इससे एक ऐसा होता है कि नहीं, एक सिविल एनार्की टाइप हो जाती है जब एक रियासत के अंदर। फिर एक गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करती है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पा रही। इस तरह के हालात जब बनते हैं, तो फिर जो आर्मी है ना, जो या कोई भी बड़ा इदारा, सबसे बड़ा आर्मी है पाकिस्तान में, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि ये हुकूमत तो लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं करी, वो इसको साइड पे करते हैं। और वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहीं जेल में कहीं डाल दिया, और खुद जो चीफ उसकी पोजीशन जो थी मुल्क की, वो संभाल लेते हैं। और जितने भी मीडिया शीडिया ये वो, इनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। तो जब ये होता है, वो कहते हैं ये जो आपका सिविलियन का बना हुआ था ना दस्तूर, ये खत्म हो गया है, सस्पेंड हो गया है, अब हम आपको बताएंगे। वो फिर ऑर्डर इशू करते हैं, वो कहते हैं ऐसे होगा, अपना ही एक रिटर्न, खुद चंद लोगों के मंजूर शुदा डॉक्यूमेंट होता है, वो लेकर आ जाते हैं, और वो मुल्क को संभाल लेते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि करोड़ों लोगों की जबान होती है, वो खत्म हो जाता है। इसको मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ मतलब है कि आर्मी ने अपना एक लॉ लेकर आ जाती है। वो सिविलियन लॉ नहीं होता, वो मार्शल लॉ, यानी कि फौज का बना वो कानून होता है। तो उसके तहत ये होता है। और ये होता क्यों है, मैंने आपको बता दिया, अनारकी वजह से होता है। लेकिन अनारकी से ज्यादा ये जो है ना इशू इसमें होता है कि ये जो कमजोर ममालिक होते हैं, वहां पे जो आर्मी जिसकी एक तारीख रही हो, जिस तरह पाकिस्तान में रही है, तो वो फिर आर्मी जनरल्स होते हैं, वो कहते हैं कि जरा हम भी पावर के मजे लें, तो वो उसके लिए आते हैं। एम्बिशियस एम्बिशियस नेचर होती है। तो शमैला, ये आपको ये क्या नाम है, रबानी है, रबाना, रबानी आपको समझ आई इसकी? ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायकैमिलर और यूनिकैमिलर में डिफरेंस क्या है। बायकैमिलर का मतलब होता है दो ऐवानी, और यूनिकैमिलर का मतलब द्विजक ऐवानी। हमारा जो 1956 का आयन था ना, उसमें एक ही ऐवान था। ऐवान का मतलब है हमारी सिर्फ नेशनल असेंबली थी, बस। कानून साजी के लिए सिर्फ एक ही दायरा हो तो उसको यूनिकैमरल कहते हैं, जग ऐवानी। ठीक है। 1962 के आयन में भी हमारा यूनिकैमरल ही था, एक ही हाउस था, यानी नेशनल असेंबली थी। जबकि 1973 का जो आयन था उसमें सेनेट भी मुतारफ की गई, एक अपर हाउस भी होगा। तो इस वजह से उसको कहते हैं कि बायकैमरलिज्म जो है ना इंट्रोड्यूस की गई। दुनिया में किसी जगह पे बायकैमरलिज्म है, कहीं पे नहीं है। अब जो चाइना है वहां पे एक ही हाउस है, उसको यूनिकैमरल कैमरल कहते हैं क्या। उसके अलावा जो रशिया है उसके अंदर भी मेरे ख्याल में यूनिकैमरल है। जो यूके है उसके अंदर बायकैमरल है। जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इसी तरह यूएसए में बायकैमरल है। यूएसए में जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अपर हाउस को हाउस ऑफ क्या कहते हैं, से बल्कि सेनेट कहते हैं। ठीक है। तो ये मैं जितनी बातें मुंह से बोल रहा हूँ तो ये आप इसको लिखते जाइएगा साथ साथ में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो मुंह से निकला हुआ अल्फाज हैं वो एमसीक्यू हैं या वो बिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आ चुकी हैं। कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में क्या फर्क है। अच्छा जी, ये दुनिया में दो बड़े निज़ाम हैं, दो बड़ी आइडियोलॉजीज हैं, एक कम्युनिज्म है और एक कैपिटलिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब ये है, उनका नजरिया ये है, वो कहते हैं कि कम्यून कि जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिनसे असल प्रोडक्शन होती है, जिनसे असल रियासत चलती है, वो सबके कॉमन होने चाहिए। जैसा कि वो कहते हैं लैंड, कैपिटल, इंडस्ट्री, ये जितनी भी चीजें हैं जहां से पैसा जनरेट होता है, जहां से मैशत चलती है, ये कॉमन होनी चाहिए, तमाम लोगों की इकट्ठी होनी चाहिए। सादा अल्फाज में ये गवर्नमेंट की स्टेट रेगुलेटेड या स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए। तो ये जो नजरिया है ये कम्युनिज्म का नजरिया है। तो कम्युनिज्म के जो बानी है वो कार्ल मार्क्स साहब हैं। उनकी एक मशहूर किताब दास कैपिटल भी है और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। ये दो किताबें ये भी पेपर में आती हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स की ये किताबें हैं। ये मुझे जरा बता दें, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, जरा मुझे बता दें, ये ना हो कि आप पता नहीं हो समझ ही ना रहे हो। सर दूसरी बुक का क्या नाम है सर? दास कैपिटल और दूसरी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नहीं, मुझे बताइएगा कि मैं ज्यादा थोड़ा फास्ट है। अच्छा ठीक हो गया। और बाकी को भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं, मुझे आप बताया करें ना, मैं फिर थोड़ा फास्ट है। ठीक हो गया, थोड़ा इसको ऐसा ऐसा कर लेते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। बिल्कुल हाँ, अब देखना ये असल में वो होता है ना कि मुझे फिर बता देगा। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ने सवाल पूछा था, वो पहले वाला जो कू वाला था वो सारा समझ में आ गया है कि मैं कम्युनिज्म पे आता हूँ। और ये जिशान ने पूछा था कैमलिज्म का, यूनिकैमलिज्म, इनको समझ में आई है बात, या बाकी सबको समझ में आई है। जिशान जरा इधर बताएं मुझे चैट में। जी जी सर, आ गई इसमें। शुक्रिया सर। ठीक है। और जो कू वाला सवाल था, और जो ये रब्बानी का जो सवाल था जुल्फकार अली भुट्टो वाला, ये आपको आज समझ में आई है। कू वाला सवाल रब्बानी बताएं। ठीक है। नहीं जी सर तो है, लेकिन क्लियर हुआ है ये मुझे बताएं ना। रब्बानी बताएं, मैं फिर अगला क्वेश्चन पे जाता हूँ ना। ठीक है। अच्छा जी, कि अनवर ने कहा रिपीट करें, क्या रिपीट करूं बताएं ना जरा, कौन सा सवाल जो रिपीट करूं, मैं फिर उसमें जरा स्पीड ऐसा रखूंगा। अच्छा कम्युनिज्म, अच्छा जी। अब सुने जी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को मैं दोबारा बताता हूँ। अब समझ लें कि जिस तरह वीडियो को आप 0.25 पे लगाते हैं ना, मैं भी 0.25 पे चला जाता हूँ। आपने सवाल किया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, दो मुख्तलिफ सोचने वाले लोगों के ग्रुप्स हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को अगर आप दो धड़ों में तकसीम करें तो एक कम्युनिज्म के फॉलोअर्स होंगे, तो दूसरे लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म के फॉलोअर होंगे। ये स्पीड ठीक है ना, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, बस मैं इसी पे फिर चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा परफेक्ट है, फिर इसी पे चलता। ठीक है, फिर तो फिर मैं फिर इसी से ही बोलता हूँ। मैं समझे बस बूढ़ा हो गया हूँ, बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे
बात, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने पूछा, तो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के जो लोग हैं जिसको सरमायादाराना निजाम भी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो, पहले कम्युनिज्म का मैं बता रहा था, कम्युनिज्म के जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो कहते हैं जिन चीजों से प्रोडक्शन होती है, तरक्की होती है, पैसा जनरेट होता है, लोगों की लाइव्स तब्दील होती हैं, वो अगर रियासत के कंट्रोल में हो, वो अगर सब लोगों की मलकियत हो, तो ऐसे निजाम को कम्युनिज्म कहा जाता है। जैसा कि उसने नाम दी, जैसा कि नाम लूं, किसी भी जगह पे प्रोडक्शन किससे होती है? कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, लैंड, इंडस्ट्री, पीपल, इन चार चीजों से प्रोडक्शन होती है। अगर ये तमाम की तमाम चीजें तमाम लोगों की मलकियत हों, यानी रियासत के कंट्रोल में हो, तो ऐसा निजाम कम्युनिज्म वाला कहलाएगा। सादा अल्फाज, सादा अल्फाज में, किसका माइक, मैं इसको बंद करता हूँ। फैजान, अल्लाह के बंदो, माइक तो बंद किया करो। इसको मैंने बंद कर दिए। रिमशा, इसको भी बंद करता हूँ। ठीक है, बंद है। अच्छा जी, तो तमाम लोगों के कंट्रोल में हो, उसको कहते हैं कम्युनिज्म। मैं एग्जांपल पे बाद में आता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, लैंड और कैपिटल, इंडस्ट्री रियासत के कंट्रोल में ना हो, बल्कि चंद लोग, प्राइवेट पीपल के हाथ में हो, तो वो उस निजाम वालों को कहते हैं कैपिटलिज्म वाले। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसे है, मिसाल के तौर पे, आप एक रियासत में रहते हैं, आप कहते हैं ये मेरा घर है, आप कहते हैं ये मेरी गाड़ी है, आप कहते हैं ये मेरा जनाब कलम है, तो यो अशिया, घर, इंडस्ट्री, पैसा, जो आपने कहा ये मेरा है, किसी और का नहीं है, का मालिक कौन बन गया? आप, इनफरादी शख्स बन गए। इस नजरियात के रखने वालों को कैपिटलिस्ट कहते हैं। या दूसरी बात, ये जो घर है ये मेरा नहीं है, ये रियासत का है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, रियासत की है, ये चीज कोई भी मेरी चीज नहीं है, सब रियासत की है, मैं उसकी जस्ट चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं और उसको सर्विसेज दे रहा हूं। तो ये कम्युनिस्ट कंसेप्ट है, इसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी, अगर आप होप सो कि मैं बिल्कुल देसी अल्फाज में आपको समझा पाया हूं, तो इसको सिंपल इस तरीके से कहते हैं कि अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, इंडस्ट्री लोगों के हाथ में हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो, तो वो मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल होता है। और अगर यही अशिया, यही चीजें रियासत के कंट्रोल में हो, तो उसको कम्युनिस्ट मॉडल कहते हैं। तो इस फिलॉसफी को मानने वाले कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, कुछ कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जैसा कि रशिया, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, एक दो और कंट्रीज हैं। वहां पे अगर आप जाएं तो वहां पे कोई शख्स ये नहीं कहेगा ये मेरी जमीन है, कोई नहीं कहेगा ये मेरी गाड़ी है, कोई नहीं कहेगा ये मेरी ये चीज है। वो कहेंगे, वो घर लेंगे, वो काम करेंगे, उनको रियासत घर प्रोवाइड करेगी, वो काम करेंगे, उनको रियासत जनाब गाड़ी प्रोवाइड करेगी। तो वो जस्ट काम करेंगे और वो उनको तमाम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये मामला, तो वहां पे ये जो कंसेप्ट है, तो ये कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप यूएसए में जाएं, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज है उसमें जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, भारत में चले जाएं, तो यहाँ पे कम्युनिज्म नहीं है, यहाँ पे कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में क्या है? आप अपनी मर्जी की जगह जमीन ले सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी है आपको, राइट टू हाउस है, राइट टू कैपिटल है, तमाम जो अपनी जाती मलकियत में रखने वाली जो चीजें आप पर रख सकते हैं। तो आपका इसी वजह से यहाँ पे कैपिटलिज्म है। तो ये दुनिया में दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं, इनकी बड़ी एक पूरी फिलॉसफी रही है 1947 से लेकर 1991 तक।
एक कोल्ड वार रही है, एक कोल्ड वार रही है, एक सर्द जंग रही है। किसके दरमियान में? इन दो नजरियात के दरमियान में, कम्युनिज्म के नजरियात के लोगों के और कैपिटलिज्म के नजरियात के लोगों के। जो कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है, ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसका जो उसको पसंद करने वाला जो है कंट्री, और उसको प्रोपेगेट करने वाला कंट्री, वो अमेरिका है। दुनिया में कहीं पे कैपिटलिज्म का नाम होगा, अमेरिका कहेगा मैं हूं। दुनिया में कहीं पे कम्युनिज्म की बात होगी, रूस कहेगा मैं हूं। यूएसएसआर पहले था, और रशिया मैं हूं। तो इन दोनों कंट्री में कर रही है, वो दो आइडियोलॉजीज की, दो सिस्टम्स की जंग है। होप्स हो कि मैं बहुत कम स्पीड में ये आपको बताने में कामयाब होऊंगा। बताएं जी, ये कुछ समझ में आई है या नहीं? ये किसने सवाल पूछा था? पता नहीं, सिद्रा ने गालवन पूछा था, ये किसने पूछा था? चलें जी, अच्छी बात है। लेकिन मैं बूढ़ा बन गया हूँ बिल्कुल जनाब, वो बूढ़ा नहीं होता जैसे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। सर क्या कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी किसी तरह लिंक्ड हैं? देखें ना, ये जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है ना, ये इनक्लाइंड डेमोक्रेसी कम्युनिज्म में भी होती है, लेकिन जो डेमोक्रेसी का ज्यादा कंसेप्ट है, ये कैपिटलिज्म के साथ लिंक्ड है ज्यादा। तभी ये आपने शहर ने क्या लिखा है, तभी अमीर अमीर से, हाँ। ये जो है ना कैपिटलिज्म वाले, कैपिटलिज्म में आप जितना आगे जाएं आप जा सकते हैं, आप जो बनाएं। लेकिन जो कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म की फिलॉसफी है, कार्ल मार्क्स को अगर आप पढ़े ना, तो क्या खूबसूरत उन्होंने बातें लिखी हैं। ये फिर इतनी लंबी डिटेल है कि इनमें पढ़ गए तो फिर और बात नहीं हो सकी। ये पूरी एक नजरियात की जंग है। क्योंकि मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के थोड़े बहुत राइट अप्स पढ़े हैं, और दास कैपिटल को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये बड़ी खूबसूरत इनकी लड़ाई है। लेकिन ये कि ये फिर बहुत लंबी कहानी है। आप यही समझिए कि पाकिस्तान जो है ना, कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा है। और 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो रूस की तरफ से भी हमें था इनविटेशन, और अमेरिका की तरफ से भी इनविटेशन था कि आप हमारे ब्लॉक में हिस्सा हो। और आपने पढ़ रखा होगा कि लियाकत अली खान साहब जनाब अमेरिका गए थे। विच इज बेटर? दोनों के अपने फायदे नुकसान है, दोनों के अपने। लेकिन मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जरा सुनिएगा गौर से। देखिए, अब कुछ कुछ पे एतराज है, कैसे एतराज है जरा देखें। अब पाकिस्तान की आप एग्जांपल लें, जहां पे कैपिटलिज्म है, सरमाएदारा निजाम। अब होता क्या है? होता यह है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनकी 10 पुश्तों तक पैसे पड़े हैं, वसाइल पड़े हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह जाते हैं काम के लिए, रात को आते हैं, और उनके 3 टाइम का खाना पूरा नहीं होता। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? इसी तरह मैं पैदा हुआ हूँ लैंडलॉर्ड घर के घर में, मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। मेरी जमीन है, मैं पूरी जिंदगी काम करूं ना करूं, मुजारे रखूं, नीचे लोगों से काम करूं, और पूरी जिंदगी में खा सकता हूँ। एक और शख्स है जिसका नाम भी सुहेल है, वो एक गरीब घर में पैदा हुआ है। वो पूरी जिंदगी जितनी भी स्ट्रगल करेगा, मजारे का बेटा है, वो मजारा ही रहेगा। सिस्टम उसे कभी भी, देखे, वो पढ़ा नहीं सकेगा, वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकेगा, वो बड़ी सोच नहीं रख सकेगा। उस वजह से वो हमेशा गरीब से गरीब होगा, और अमीर हमेशा अमीर से अमीर होगा। यही बहुत बड़ा क्रिटिक है किसके ऊपर? कैपिटलिज्म के ऊपर। इसी तरह कम्युनिज्म के ऊपर भी अलग किस्म की क्रिटिक्स है। और एक वो वाकया भी जो है ना, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, और वो मतलब मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कैपिटलिज्म की वो एक एग्जांपल थी, मैं आपको बता देता हूँ। कोई एक वाकया है कि जो है ना, सियासी वाबस्तगी से हट के आप इसको वाकये को देखिएगा, ठीक है? वो खान साहब, इमरान खान की स्पीच का है, उसको आप सियासी वाबस्तगी कुछ साइड पर रख के फिर देखिएगा। वो बता रहे होते हैं कि मैं किसी बलूचिस्तान में गया, किसी जगह पे ना कैंप में, तो बड़े बुरे हालात थे लोगों के ना। तो वहां पे एक मैंने माँ को देखा था, वो बड़ी परेशान थी और उदास थी और रो रही थी ना। तो मैंने कहा क्या वजह है? तो उसने कहा कि यहाँ पे जब सैलाब आया था तो हर चीज डूब गई थी ना। तो वो गाड़ी जा रही थी, वो सारे सामान हुकूमत ने कहा था कि आप सारे अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर जाएं। तो सारे वो चले गए, कश्ती में बैठ गए और उसको ले गए। अब उसमें ना जगह नहीं थी, मतलब उनके पास सामान था, और जो फैमिली के लोग थे काफी सारे थे।
तो एक उनकी माजूर बेटी थी, उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया ना, उन्होंने कहा कि इसको हम लेके नहीं जा सकते, और बाकी तो सेहतमंद थे, उनके पास इतनी जगह ही नहीं थी। और कह रहे थे कि माँ बैठ गई अंदर कश्ती के अंदर, लेकिन जब वो माँ उसके अंदर बैठी ना, तो उसकी पीछे जो बेटी थी, मतलब वो जो माजूर थी, हाय हाय, वो चीखें मार के रो रही थी। वही वही। तो वो चीखें मार के रो रही थी, उसको छोड़ आए थे बेचारी को पीछे, वो उसके बाद सैलाब आकर बेचारी डूब गई। वो कहता है कि माँ, वो वापस तो जिंदा आ गई है, लेकिन माँ कहती है कि उसको वो अभी भी वो उससे ट्रोमा से बाहर निकली है। वो कहती है मुझे आज भी वो चीखों की आवाज आती है। एक मिनट। जी, मैं बता रहा था कि कैपिटलिज्म का वो जो एक है, तो वहां पे कहाँ पे थी वो रियासत, क्या थी, कीमत क्या होती है कश्ती की? कोई कीमत नहीं होती ना, लेकिन किसी इंसान की वैल्यू कितनी बड़ी है, लेकिन एक ऐसे निजाम ने उसको उसकी भेंट चढ़ा दिया। तो इसी तरह के मसाइल होते हैं कैपिटलिज्म। ये जब भी वाकया मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा जी, बताएं जी, ये पता नहीं हम कहाँ चले गए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का आपको क्लियर हुआ है? मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म के पे अलग क्रिटिक है, कम्युनिज्म पे अलग क्रिटिक है, दुनिया में ये फिलोसफीज हैं, इस पे डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट हैं। कुछ लोग अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं। ये जो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट है ना, ये भी इसी तरह है। लेफ्टिस्ट ये जितने भी है ना, ये सारे कम्युनिज्म को पसंद करने वाले हैं और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में इसको बड़ा मतलब क्रिटिसाइज भी इस पे किया जाता है और किया जाता भी रहा है। आपको शायद याद होगा कि तरक्की पसंद तहरीक, आपने उर्दू लिटरेचर का कोई या तो उसने पढ़ी होगी, तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीर में इसी तरह के जो है ना फेस्ट, ये जो कम्युनिस्ट नजरियात थे और जो भी स्कॉलर थे उसके, तो उनको बड़ा तकलीफ दी जाती थी। और आप वो देखें ना कि आपके जो बड़े मशहूर शायर हैं फैज अहमद फैज साहब, उनका ताल्लुक भी इसी तहरीक से रहा है, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ रहा है। और उनको उन्हीं को फिर बाद में जनाब बड़ी जेल में भुगतना पड़ा है, और उनकी बड़ी पूरी वो मसाइल थे उसका शिकार रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, वो क्योंकि बड़े करीब थे वो कम्युनिज्म नजरियात, किसी वजह से उनको लेनिन प्राइज भी मिला था 1962 के अंदर। फैज अहमद फैज साहब को ये भी पेपर में सवाल आता है। लेनिन प्राइज, लेनिन जो है ना प्राइज का नाम है, और लेनिन उनका जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया था ना, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं 1917 के अंदर, तो लेनिन जो है ना उसको लेकर आया था, उसके अंदर उसकी अहम कंट्रीब्यूशन थी। जी, ये आपको बात मेरी समझ में आई है? जी, मेरी बात आपको क्लियर हुई है? सबको समझ में आ गई है? ठीक है। जी, रेवोल्यूशन, अब ये खैर ये बातों से बातें में निकलती जा रही हैं। 1917 में ये रशियन रेवोल्यूशन आया था, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसको जो है ना अक्टूबर अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स साहब के जो नजरियात है, कम्युनिस्ट नजरियात, वो उन्होंने नजरियात दिए थे। उनकी जो किताब है ना, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, प्लीज वैसे चेक करने वाली चीज है, चेक मैं कर लूँ, गालबन 1848 में आई थी। और ये एक नजरिया दिया था, कम्युनिज्म फिलोसफी दी थी कार्ल मार्क्स साहब, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे।
उन्होंने बड़े मौजूआत पे लिखा है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब जो एक वहां पे एक रजीम थी रशिया के अंदर, उस वक्त रशिया नहीं था, उस वक्त यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये यूएसएसआर फिर डिवाइड होता है 1991 में, और उसमें से फिर 15 रियासतें निकल जाती हैं। ठीक है, फिर वो बाद में रशिया बन जाता है। तो ये उस वक्त उस जार एक रजीम होती है, एक हुकूमत होती है लोगों की, जार, उसको जार रजीम कहते हैं, CZAR। और वो बड़ी ब्रूटल किस्म की होती है और बड़ा उसमें जुल्म भी होता है, और वो उसके जो नजरियात होते हैं वो कैपिटलिस्ट किस्म के होते हैं, लिबरल किस्म के होते हैं। ठीक है, तो बड़े लिबरल किस्म के उनके नजरियात होते हैं। तो उसको फिर वो जो इंस्पायर होता है ना, जो लेनिन होता है ना, ये उसकी फिलोसफी से इंस्पायर होता है, किसकी, कार्ल मार्क्स की। और ये फिर उसको लेके आने की जो है ना उसमें कोशिश करता है, और एक इनकलाब आता है, वो कहता है कि ऐसे ही होगा। और वो फिर उसकी जो उनके वक्त की जो रजीम होती है, जो उसकी गवर्नमेंट होती है, उसको टॉपल कर देता है। और खुद उसकी वो उसको उसके बाद क्या करता है, वो कहता है कि ये ऐसे नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, और वो कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, कर नहीं सकता वो। तो उसकी जो पूरी एक टाइम लाइन है, उसको लेनिनिज्म भी कहते हैं, और उसको कल और कोशिश करता है। तो ये एक इनकलाब था। इसकी फिर बहुत बड़ी कहानी है, दास्तान है। ये फिर किसने सवाल पूछा है, कमर साहब ने। कमर साहब बस ये जब आपके पास आएंगे ना रावलपिंडी में, तो फिर ये इंशाल्लाह एक रात तकरीबन लगेगी इसको सुनने में और समझने में। तो आपसे कुछ 20-30 कप चाय भी पियेंगे रात को, और ये फिर आपको मैं सुनाऊंगा सारा। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ है, बुनियादी आपको तारुफ। इतनी डिटेल में मैं नहीं जाता, उसकी वजह ये है कि ये फिर इतनी रेलिवेंट नहीं है आपसे ना। ये फिर पॉलिटिकल साइंस की, ये फिलोसफी के मामलात होते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा PhD नहीं करनी ना, आप टू द पॉइंट जो है ना वो। जी जी करें उसामा, माइक ओपन करें, सवाल करें। सर वो मेरे दो क्वेश्चन है सर, पहले लेक्चर के रिलेटेड। आपने सर उसकी नेशनल असेंबली की जो कंपोजिशन हमें बताई थी ना, 336 सीटें होती हैं उसमें। तो उसमें आपने कहा था कि 260 सीटों पे इलेक्शन होता है जो कि जनरल होती हैं। और जी और उसमें से मतलब जो 70 होती हैं 10 माइनॉरिटी, और 60 आई थिंक वुमेन की थी, तो वो मतलब रिजर्व होती हैं। जी जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वो वुमेन वाली और जो माइनॉरिटी वाली सीट्स होती हैं, तो वो अगर उन पे इलेक्शन नहीं होता तो वो जी जी सिलेक्टेड कैसे होते हैं, मतलब उन पे जो मतलब बैठते हैं सीटों पर। जी मैं बताता हूँ। ये इस तरह होता है, जरा बात को सुनिएगा, सारे सुने, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। होता ये है कि 336 है, ठीक है, 260 पे, पता नहीं 260 उसमें से निकाल के कितने बनते हैं, 336 में से 70 निकालें तो इतना बचता है, 260 बचता है, खैर जितना भी बचता है। मिसाल लेता हूँ, 260 है। इन 260 पे इलेक्शन हुए। ठीक है, हर सीट का मतलब ये है कि हर एक नेशनल असेंबली का एक हल्का है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर सूबों पे, हर सीट पे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेंगी। जो रिजल्ट्स आए ना 260 सीटों पे, वो ये आए कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसने 266 में से जनाब 100 सीटें ली हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी बी आई जिसने 80 सीटें ली हैं। सी ने इतनी ली, कुछ इंडिपेंडेंट्स ने। अब ये सीटें उन्होंने आउट ऑफ 260 ली। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 100 सीटें जिसने ली हैं, 100 सीटें, 100 260 का कितने परसेंट है, जितने परसेंट उसने सीटें ली हैं, उतने परसेंट जो खवातीन की सीट्स हैं, जो कि 60 है टोटल ना, 60 में से उतनी परसेंटेज सीटें उस पार्टी के हेड को दे दी जाती हैं कि आपकी ये सीटें फॉर एग्जाम्पल 60 थी ना खवातीन की, आपने 100 सीटें ली हैं, तो इस हिसाब से आपकी जनाब 60 में से आप 25 खवातीन की सीट आपको दी जाती है। वो फिर क्या करता है, जो पार्टी का हेड होता है, वो अपनी पार्टी के मेन लीडरशिप के साथ वो कहता है कि अच्छा जी, उन 25 सीटों पे वो कहता है अपनी पार्टी के अंदर, वो कहता है कि आप दरखास्तें जमा करवाएं पार्टी की खवातीन को, जिनको जिनको उन्होंने रखना होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, हाँ जी। वो फिर जिसको चाहे उसको वो सीट ऑफर कर देता है, और वो फिर असेंबली में आ जाती है। इसको कहते हैं रिजर्व सीट पे आना। इसी तरह माइनॉरिटी का भी होता है। पता चला आपको, ये बात मेरी क्लियर हुई है या नहीं हुई? जी सर समझ आ गई है। सर और दूसरा अभी क्वेश्चन भी। हाँ जी जी एक जी बात ऐड कर दूं, अभी जो जी। PTI जो एक जमात है, जिससे उन्होंने ये जो इलेक्शन सिंबल लिया है ना, तो उसके तमाम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि जब उसकी जो रिजर्व सीट्स है ना, अब वो पॉलिटिकल जमात तो है लेकिन उसका सिंबल नहीं है। जब सिंबल एक पॉलिटिकल जमात को नहीं होता, तो उसको वो रिजर्व सीटें भी नहीं मिलती। तो उसको ये रिजर्व सीटें कितनी भी जीत लेना, तो वो नहीं मिलेंगी। तो इसका बड़ा नुकसान है। इस तरीके से उन्होंने इसको वाइप आउट करने की कोशिश की है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आप। ठीक है सर, थैंक यू।
सर दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि अब आपने कहा था कि जो प्रोविंशियल मतलब असेंबली होती है ना, उसमें कैपिटल की भी होती हैं सीटें और सूबाई भी सीटें होती हैं इक्वली। तो और आपने कहा था कि जो नेशनल असेंबली है इसमें नहीं होती, और इसमें सर मेंशन्ड है कि 3 सीटें जो है ना वो फेडरल कैपिटल की हैं, तो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद हो गया, फिर तो इसमें होगी ना शामिल सर। सर आपने कहा था कि जस्ट जी इसमें जी बिल्कुल। सूबाई होती हैं नहीं नहीं सीटें। है बिल्कुल। ठीक है सर, यही नहीं थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, अगर बताया हुआ तो वो स्लिप ऑफ टंग होगी, बिल्कुल है। नेशनल असेंबली के अंदर 3 सीटें होती हैं ना। असद उमर साहब जो जीते थे, ये नेशनल असेंबली के रहे हैं, इस्लामाबाद से जीते थे ना। जी सर। और सर एक थोड़ा सा मतलब आपका पढ़ाने के मेथड पे सर थोड़ा फीडबैक है, अगर आप सर माइंड ना करें तो। जी 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 जी, दें फीडबैक दें जरूर। हम हमें भी सर आपको कंप्लेंट लगे, लेकिन सर कंप्लेंट नहीं है सर। इसमें जब आप हमें मतलब पढ़ाते हैं ना, स्ट्रक्चर देते हैं किसी चीज़ का, टॉपिक का, तो जी हम जी। कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जॉट डाउन कर लूँ, नोट कर लूँ और लिख लूँ उसे नोट करके। तो सर हम ठीक है। बनाते हैं हेडिंग्स, फिर उसके आगे बुलेट्स वगैरह बनाते हैं, तो मतलब अब कुछ कुछ टॉपिक कहते होते हैं, उसमें से कुछ ना मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्रोनोलॉजिकली आप सर कोशिश किया करें स्ट्रक्चर बनाने का, ताकि वो फिर एक ही तरह से हम शुरू से लेकर एंड तक उसको रिवाइज भी कर सकें इसी तरह से। तो कुछ कुछ चीज़ें, तरीके वगैरह मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ बाद में आ जाती हैं, फिर कुछ पहले आ जाती हैं। सर यही जी था देखे मेरा। ना, जी जी, बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। ये मसला इस तरह होता है कि जब देखे ना, ये अब आप एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो दरमियान में कैसी बात आ जाती है, वो आपको लगता है कि ये भी एक्सप्लेन करने वाली बात है, तो आप उस तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो एक्सप्लेन करते करते आप कहीं और निकल जाते हैं, फिर आप टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये उस वक्त होता है। देखें ये जब अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर मैं एज्यूम कर लूँ ना, मिसाल को, तो नेशनल असेंबली में आपको बताया कितनी सीटें पे इलेक्शन होगा, इतनी पे रिजर्व होगी। अब मैं कहूँ अच्छा रिजर्व कैसे आएंगी, तो आपको पता है, आप कहेंगे नहीं, तो फिर मैं रिजर्व पे चला गया, फिर वो ओपन पे। तो इस वजह से जो थ्रेड्स निकलते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीजें सारी इकट्ठी कवर हो जाए। अगर या तो एक स्क्रिप्ट हो कि शुरू से मैं लेकर अच्छा ये है ये है ये है ये है, तो वो फिर थोड़ा सा वो तो हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होता, बातों से बातें निकलती हैं, ये थोड़ा फिर ये, इसका फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों एंगल जरा देखिएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक ठीक हो गया सर, ओके सर, थैंक यू। जी जी। मैं आपको ऐसे पॉइंट बताया क्योंकि जो जिस तरह एक न्यूज कास्टर होता है या न्यूज जिस तरह पढ़ी जाती है ना, वो एक और मेथड है। यहाँ पे लेक्चर में हाँ थोड़ी डेविएंट भी समटाइम हो जाता है, लेकिन वो बातों से बातें, जिस तरह भी ये कमर साहब ने वो डिटेल पूछ ली, किसी जगह पे कोई और मामला दरमियान में, नए से नए कट्टे खुल जाते हैं ना। जी सर। और सर आपका वो कल मतलब जो पढ़ाने का मेथड था ना सर, वो बहुत अच्छा लगा है। मतलब आपने ना ज्यादा संजीदगी से नहीं पढ़ाया कल, थोड़ा ना सेटेरिकल आप थे। और जब बीच में सटायर थोड़ा हो तो मतलब माइंड थोड़ा अटेंटिव रहता है, जोन आउट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, सेटायर होना चाहिए, आप क्या कहते हैं, या नहीं होना चाहिए? जी सर, जी सर, होना चाहिए मेरी ओपिनियन में तो। अच्छा अच्छा, नहीं ये असल में देखे ना, यही तो बात है कि सटायर को कुछ लोग कहते हैं, ये भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर ना ये गपशप को छोड़ें, आप टॉपिक पे ही रहें। कुछ कहते हैं नहीं सर, थोड़ी बहुत गपशप भी होनी चाहिए। तो ये फिर ये चीजें जितनी भी, पहला भी आपका सवाल है ना, वो भी एक सब्जेक्टिव किस्म का है, ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। तो टीचर ने फिर कलेक्टिवली सारी वो भी देखनी होती है, फिर आपकी अपनी एक पर्सनल भी कुछ होती है ना, जिसको नेचर कह लें, या वो भी होती है। तो काफी सारी ये चीजें फिर मिक्स हो जाती हैं। लेकिन मेरी वैसे नेचर बड़ी सटायर किस्म की है, मैं तो बड़ा गपशप भी बंदा हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जरा इसकी मिकदार को बढ़ा दूंगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है। और जी किसी का कोई सवाल? ये कमर साहब को तो अच्छी तरह पता है ना। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ वक्त गुजारा है, और अब भी कोई जुदा तो नहीं हुए, अगरचे फसलाती तौर पर हो गए हैं, लेकिन आप जरा ये खिताब जरा ऊंचा, ऊंची आवाज रखें ना, आप लगता है बिस्तर से खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब आप बिस्तर से बाहर आए हैं ना। ये मैं बिस्तर से पहले भी बाहर हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने वो माइक लगाया हुआ था ना, अच्छा अच्छा। ये तो माइक में फिर वो आवाज़ सही नहीं जा रही थी, अब मैंने माइक उतार दी है। अच्छा अच्छा, चलें, अच्छी बात है। तो अब क्या कह रहे थे जी आप? ये मैं कह रहा था कि आपके मिजाज से तो वाकिफ हैं,
फसलाती अगरचे दूर हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके यानी हल्का अहबाब में करीब है। तो जी जनाब, मिजाज फासले तो में, माशाल्लाह। दिलों में फासले नहीं आने चाहिए। जी बिल्कुल यही बात है। अच्छा सर, ये एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, सवालात जब बाकी हज़रात कर रहे थे तो मैंने कहा ये सवाल वो उनके मुकम्मल हो जाए फिर मैं भी सवाल कर लूँ। जी जी बिल्कुल। गालबन पहले भी मुझे कुछ याद पड़ा है, किसी मौके पे आपसे इस वाले से थोड़ी बात हुई थी, फिर ज़रा मज़ीद शायद तफसील से बात नहीं हो पाई थी। ये जो डेमोक्रेसी है ना, जी जी ये जमहूरियत है, तो ये पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी के जो असल ममालिक हैं, जिस तरह मतलब ये यूरोपियन ममालिक हैं डेमोक्रेसी वाले या अमेरिका है, तो इसमें फ़र्क क्या है? हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान में है ना डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले जो भी हैं, मतलब जो उलमा है, कुछ मुखालिफ हैं और कुछ उसकी हामी हैं। जो हामी है वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इस्लामिक डेमोक्रेसी है। तो मुझसे इंटरव्यू में भी सवाल हुआ था, मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन साहब ने सवाल किया था कि भाई जो पाकिस्तान में आप कह रहे हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी है, ये इस वक्त इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए मौजूद हो सकता है इस दौर में, तो आप ये बताएं कि इसमें क्या खराबी है। तो मैंने दो तीन खराबियां बताई, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, जो मेरे जहन में खराबी है वो और है। देखे ना कमर साहब, अब ये इस्लामिक हवाले से तो मैं क्योंकि इतना ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है ना, इसको कहा जाता है हाइब्रिड डेमोक्रेसी या प्रेटोरियन डेमोक्रेसी। इसको गूगल कीजिएगा, इसकी तारीख लिखी हुई है कि कैसे कैसे ये हाइब्रिड हाइब्रिड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या हाइब्रिड। प्रेटोरियन। प्रेटोरियन डेमोक्रेसी ऐसी कि जो एक कहते हैं ना कि जो कुछ हद तक डेमोक्रेसी भी होती है, लेकिन असल इख्तियारात कहीं और होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पीपल्स की जो विल है वो पीछे रह जाती है। इस तरह की हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है। तो सोल जो जो आपके अथॉरिटी होल्डर होते हैं वो पॉलिटिकल या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, तब ये टर्म यूज होती है हाइब्रिड डेमोक्रेसी। बाकी जहां तक बात है इस्लाम की, तो इस्लाम की जो डेमोक्रेसी है, मेरे ख्याल में, अगर मुझे जितना पता है, आप बाकी तस्दीक कीजिएगा, कि इस्लाम में इस तरह की डेमोक्रेसी जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो इस तरह नहीं है। इस्लाम तो वन पर्सन वन वोट का कायल नहीं है। इस्लाम तो जय्यद उलमा की राय का कायल है। इस्लाम तो जो एक तरह की, जिस तरह की मतलब जो मुझे समझ में आई है वो ये कि जिस तरह की एक नोबिलिटी होती है, नोबिलिटी किस दुनिया में रही है, एक वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जी नोबिलिटी सर का बिल्कुल कायल है। बिल्कुल, साहब सही कह रहे तो हैं। वो जैसे वो इसके लिए इस्लामी टर्म इस्तेमाल होती है ना, अहल हिल व अक़्द, यानी जो माहिरीन है उनकी राय का एतबार किया जाता है, चाहे वो उलमा हो या मतलब जो ज्यादा मतलब राय रखने वाले हुकूमती मामलात में उनकी, चाहे वो उलमा हो जी चाहे जी जो माहिरीन हो। जी। तो ये फिर वन पर्सन वन वोट तो वैसे भी इस्लाम की डेमोक्रेसी के उस तरह हो गया ना कि वो। जी लेकिन जी फिर बात ये कि अब कह दें कि फिर आज के सिस्टम में कैसा हो सकता है, तो फिर देखें ना, आपकी जब इस तरह के सवालात होते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम कभी भी आपने इस्लाम को कोई 1400 1500 साल पुराना मजहब तो नहीं कहना ना। आपने ये कहना है बिल्कुल। कि सर उसकी उस वक्त की जो डेमोक्रेसी थी, उसमें क्योंकि तालीम नहीं थी, मसाइल थे, चंद लोगों के पास इल्म होता था, तो उस वजह से उनकी राय। लेकिन आज जिस हिसाब से तालीम बढ़ गई है, मामलात आगे चले गए हैं, तो आज इस वजह से वन पर्सन वन वोट की बात की जाती है। और एक और बात यहाँ पे ऐड करें कि उस जमहूरियत की जो जय्यद उलमा का जो पर्पस था, ये गोल था, वो क्या था? मुसावात था। उसका पर्पस प्रॉस्पेरिटी थी। उसका पर्पस जो है ना, लोगों की वेलबींग थी। आज दुनिया का कोई भी मॉडल इस्लाम के वो बेसिक प्रिंसिपल या वो जस्ट को इम्प्लीमेंट करवा देता है, आई थिंक दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल एंड इस्लामिक लॉ, इस हिसाब से। तो आपने आंसर जैसा भी हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कंटेम्प्रेरी जो है टेक्स्ट में उसको रिलेट करके और इसको सपोर्ट भी करनी है। समझ गया जी वो बिल्कुल। आम वो इस वजह से सवाल आमतौर पे जो है ना, वो दाढ़ी देख के ज्यादातर करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो, क्योंकि आमतौर पे तासुर पाया जाता है, इवन कि हमारे कॉलेजेस के अंदर भी ये तासुर है कि मतलब कि जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और कट्टर होते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीमिस्ट होते बिल्कुल ये हैं। तासुराम है, ये तो है। तो इस तासुर को वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कोई शख्स ना आए, क्योंकि उसमें फिर हम्म, आपको दायरे में, जिस तरह आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो दायरे में रहते हुए आपको बहुत सारे नजरियात को देखना पड़ता है।
और उनको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वहां पे आप अपनी शरीयत जो अपनी लेकर आ जाएंगे तो फिर मसाइल हो जाएंगे। मतलब ज़ाहिर शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन यह है कि वो तशद्दुद नहीं, असल हाँ इस्लाम को जी, सामने रख के बात की जाती है ना, कि बाकी वो जो मुख्तलिफ मुतशद्दिद नज़रियात हैं उनको कोई सपोर्ट ना कर रहा हो। ऐसा ही है बिल्कुल। अब देखें ना, ऐसे नजरियात हैं, ऐसी इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। अब उसमें है कि वो जो जिसने दाढ़ी नहीं रखी या दाढ़ी कटवाई है, तो ऐसे वो ऐसे भी मैंने अहादीस भी बल्कि कुछ हैं कि वो उसने पता नहीं इस्लाम से खारिज है, मुझे शोर नहीं नहीं है नहीं, अल्लाह माफ लेकिन करे, ये ऐसी कोई सर वो ऐसी कोई हदीस उस तरह नहीं है, लेकिन वो जी इस्लाम में भी जो अमाल हैं, जो कायदे हैं, तो उनके लेवल है ना, मतलब ये अकीदे का मसला तो नहीं है ना, अमल है इंसान का। और भी ज़ाहिर इंसान कमज़ोर, और भी कई इंसान की अमाल होते हैं, कमज़ोरी होती है। बहरहाल ये है कि अमल है ना, जी इसको जी अकीदे के साथ तो नहीं जोड़ सकते कि वो दार इस्लाम से निकल गया, या वो मुसलमान ही नहीं है, या वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये है कि ये बात आपने की कि कभी भी आप हैं या जो भी हैं, आप हमेशा हमेशा इंटरव्यू के लिए जाएं। इंटरव्यू के लिए हम इंशाल्लाह ताला ये बातों बातों में हो रही हैं बातें, इंशाल्लाह हम डिटेल से मैं आपको शेयर भी करूंगा। आप हमेशा इंटरव्यूज में हमेशा याद रखें, किसी फॉर्म में भी ना आप किसी का झुकाव ना महसूस कराएं। आप ना झुका, ना आपका ये झुकाव कि मैं कुल लिसानी बुनियादों पे मुझे को अपनी जबान मुझे बड़ी पसंद है, या आपको ये नहीं है पसंद है होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस तरह पसंद है कि दूसरे की नापसंद है। आपको अपना ड्रेसिंग इस तरह पसंद है कि दूसरे की नापसंद है। आपका रिलीजन, आपका सेक्ट, आपकी कास्ट, आपका इलाका, किसी भी फॉर्म में आपने ना मुतशद्दिद किसी फॉर्म में नहीं दिखाना होता अपने आप को। और बड़ी बैलेंस्ड, आप कहें अच्छा दाढ़ी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस्लामी तरीका है, सुन्नत रसूल है। नहीं रखते, उनका पर्सनल मैटर है यार, आपका और मेरा उसकी दाढ़ी के साथ क्या ताल्लुक है। एक टीचर की दाढ़ी नहीं है तो उसका मेरे साथ क्या वो है। तो मतलब इस वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मकसद ये है बैलेंस्ड अप्रोच, म्यान रवि, सारों को साथ लेके चलना। और आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं, आप इसको माशाल्लाह आपके अंदर तो बड़े आपके मुझे पता है इस तरह के नजरियात हैं, और बड़े रोशन नजरियात हैं, और ऐसे लोग बड़े इफेक्टिवली और अच्छा काम करते हैं। और कई जो कट्टर किस्म की किसी फार्म में भी हों तो फिर वो मसाइल होते हैं। बात बहुत लंबी हो गई है। ये बिल्कुल मैं समझ गया। जी ठीक है, और जी किसी का सवाल? नईम जान, नईम जान, अस्सलाम वालेकुम सर। नईम आप किसकी जान है? ये ना पूछें सर, बहुत गहराई में मत जाए। अच्छा अच्छा, चले ठीक है जी, क्वेश्चन करें। अच्छा, मैं ना अभी जो बहस हो रही थी इसी से लिंक थोड़ी सी मेरा क्वेश्चन भी है अच्छा क्वेश्चन कि कीजिएगा, बहस में मुझसे न आप शामिल, क्योंकि बहस का तो कोई हल नहीं है। नहीं नहीं, बहस में नहीं जाना चाह रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा कि लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। वो ये था कि वो मुझे कहता है कि आर्मी जो हमारी गुजरी है, आर्मी चीफ्स, अच्छा उनमें से आप किसको बेहतर समझते हैं? ठीक है। तो मतलब कि मैं एक ऐसे आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहा था, जैसे आप कहते हैं कि जनरल कियानी थे, अच्छा अच्छा ठीक है। जो इन मामलात से सारा से दूर रहे थे मेरे नजदीक। अच्छा कियानी साहब, हाँ जी, कियानी साहब। कियानी साहब का पता है आजकल कहाँ है? नहीं मालूम आज पर। बस अगर आज पता होता ना आप उसकी फिर तारीफ ना करते। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, खैर मेरी बात बात सुने, जी जी जहाँ भी है। तो जब इस पर्सपेक्टिव में हम जाएंगे, मतलब कि फर्ज किया हमारे पास वो आर्मी चीफ को छोड़ दें, फर्ज किया अगर वो हमसे ये पूछ लेता है कि हम जमहूरियत के लिहाज से अपने प्राइम मिनिस्टर जो इतने गुजरे हैं उनमें से बेटर कौन था, तो ठीक। उसमें से किस चीज को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होंगे? लॉ इम्प्लीमेंटेशन को, या उसकी डेवलपमेंट्स को जो उसने की है अपने दौर में? सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे ना, तो आप कभी भी आप चीजों को ना पर्सनलाइज ना करें। ठीक है, अगर आपसे कैटेगरी पूछते हैं ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कैसे वज़ीर आज़म थे, फिर आप आ जाएं। इमरान खान साहब के बारे में आमतौर पर इस तरह के सियासी वो सवाल करते नहीं है।
आप कोशिश करें उनकी ये जो बात है ना, इसको आप जनरलाइज करें। आप कहें सर पाकिस्तान में जितने भी वजीर आजम आए हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो मैं डेमोक्रेसी लवर हूं और मैं कहता हूं कि जो भी डेमोक्रेसी में एक थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान की जो प्रीमियरशिप है उसमें आता है, तो मेरे लिए वो काबिल तहसीन है। जेनरिक, वेरी स्पेसिफिक। अगर वो थोड़ा और आपको डिग डाउन करें, अच्छा तो सारे इस तरह आए हैं, तो ये आए हैं, वो आए हैं, तो फिर आप मजीद उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि किसी का एक हीरो किसी के लिए आपके हिसाब से कोई हीरो, मेरे हिसाब से वो जीरो हो सकता है। तो इस डिबेट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसी लिहाज में चाह रहा था ना कि मतलब कि अगर अगर आर्मी चीफ्स को हम लेते हैं मार्शल लॉ वालों से हट के, तो उनमें सबसे बेहतर चीज क्या देखेंगे? देखिए ना, आर्मी चीफ एक सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। वैसे इस तरह के नईम जान साहब आप सवाल ना पूछा करें, ठीक है ना, हमारे चारों पर जलते हैं। कोई ऐसी बात अ, हो जाती है, फिर वो ठीक नहीं है। सरकारी मुलाजमीन तो वैसे भी हमारे लिए तो और मसाइल है। अच्छा खैर, मैं बात कर रहा हूँ आर्मी सर जो चीफ। गुजर चुके हैं उनके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन आया है, ये कोई ऐसी सर वैसी देख, बात नहीं है। नहीं गुजर चुके हैं, उनकी करतूत भी है ना, फिर वो आप लाजमी नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि हम उसको उनको कैसे कैटेगराइज करें। सिंपल सी बात, आर्मी चीफ एक सरकारी मुलाजिम है। जिसने अच्छी ड्यूटी दी है वो अच्छा आर्मी चीफ है। किसने अच्छी दी है? जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है तो वो तो अच्छे नहीं हो सकते। वेरी सिंपल। जिन्होंने मार्शल लॉ नहीं वो तो लगाया, निकल गए। सिविलियन अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं की, वो अच्छे हैं। ठीक है, बस सिंपल सी जेनेरिक बात, बाकी डिटेल में ना जाए। आप कहें कि सर जिसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल नहीं किया, जिसने भी नहीं किया, तो वो वेल एंड गुड। अयूब खान साहब पहले थे, उन्होंने डीरेल बल्कि इब्तदा की, फिर उसके बाद याहिया खान का वैसे डिस्प्यूटेड करदार है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं आपके ज़ियाउल हक साहब ने तो माशाल्लाह लगा लिया खैर से। उसके बाद दो तीन और छोटे मोटे आए हैं, फिर मुशर्रफ साहब हैं। तो इसी तरह के डिफरेंट किस्म के हैं। तो आप वैसे आम तौर पे जो समझ आता है, राहील शरीफ का जो करदार था वो बड़ा यानी कि अनडिस्प्यूटेड रहा है ओवरऑल। हाँ, बेहतर था। जी। और जी कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ है, तो जी जी इस टाइम उनके भी हालात कशीदा थे, यानी उनके पास भी इतने वसाइल नहीं थे। उनकी अब जो मौजूदा है वो आर्मी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद वो उन्होंने बड़ी इंप्रूवमेंट की है। और पाकिस्तान पीछे के पीछे, और जो उनकी करेंसी थी हम कहते थे कि वो तंजिया तौर पर के 2 टके की चीज है। तो क्या इसमें कि पाकिस्तान के पीछे पीछे और वो जी इतना जी आगे निकल गया है? जी देखें, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन, वेमेन एम्पावरमेंट। आप ये देख लें कि बांग्लादेश की जितनी आबादी है उसकी कितनी परसेंट खवातीन इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम करती हैं, और पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लें, आपको कमाल की एग्जांपल मिलती है वेमेन एम्पावरमेंट की। पाक दुनिया का वाहिद मुल्क, इस्लामी मुल्क है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया है, कमाल किया है। कैसे कम किया है? थ्रू वेमेन एम्पावरमेंट। और बच्चियों को तालीम दी है, जब तालीम नहीं भी दी तो स्किल्स दी हैं। आप उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत आगे चली गई है। पहले 10 कंट्रीज में आती है वो टेक्सटाइल में, जी पहले सर, वो पाकिस्तान आता तो था। रिसेंटली भी शायद चाइना को भी पीछे छोड़ा है। हाँ जी। टेक्स्ट मैं आपको बता दी, पहला रीजन वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन एम्पावरमेंट उन्होंने जितने उस हिसाब से किए कमाल। आप इस पे यूट्यूब पे जरा जाए ना, वेमेन एम्पावरमेंट इन बांग्लादेश, तो आपको बेहतरीन किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी उन्होंने कैसे किए कमाल। उनकी एक बेस्ट केस स्टडी है पहला। दूसरा, नो आर्मी इंटरवेंशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। उनकी उन्होंने आर्मी को कहा कि आपकी अपनी डोमेन है, डोमेन में रहें, पॉलिटिकल प्रोसेस में आपका कोई वो नहीं है। नंबर टू, तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे वो लोग ओवरऑल देखे ना, वेस्ट पाकिस्तान के इसमत वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। जो ईस्ट पाकिस्तान के ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वजह से थे कि जो पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, ये पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले जो लोग थे ना, इवन के जो मुस्लिम लीग बनाने वाले लोग थे, वो तो वही थे। जो ए के फजल हक जिन्होंने करारदाद पेश की, वो कौन थे? बंगाल थे। ये मुस्लिम लीग बनी कहाँ है? ढाका में बनी है। ठीक है। तो जितने भी ये ऐसे पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे, आप ये समझ लें जो मिच्योर थे लोग थे वो वहीं के थे।
तो इंटेलिजेंशिया उनका बहुत अच्छा, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोटोकॉल उसकी आपको बता दिया, वो मिलिट्री इंटरवेंशन से आज़ाद। और इसके अलावा और भी वो एक तरीके से उनके साथ जो वो कहते थे कि हम ये पाकिस्तान हमें अपने आप को बोझ समझते हैं, तो उनका प्राइड का भी था, उन्होंने कहा कि नहीं हम साबित करके दिखाएंगे और कि हम इनसे अच्छे हैं, तो साबित कर दिखाया। तो ये 3-4 फैक्टर हैं, और भी हो सकते हैं। सर उनका जो अब रुझान है वो ज्यादा भारत की तरफ है। रुझान मतलब किस हवाले से रुझान? बहुत मतलब जैसे एक अवामी राय होती है, मतलब वो पाकिस्तान को ज्यादा पसंद नहीं करते एज कम्पेयर टू इंडिया। नहीं, वो बिल्कुल भारत की तरफ है, क्योंकि भारत ने तो उन्हें हमसे, क्योंकि वो हमें तो अपने दुश्मन समझते हैं ना, और भारत ऐसे ने उनको अपने दुश्मन के से अलहदी हासिल करने में एक अहम किरदार मुक्ति बानी की फॉर्म में दिया है। तो हाँ डेफिनेटली वो उसके साथ करीब है, और वो उनके साथ बॉर्डर भी मिलता है, हमारे से तो बहुत दूर है वो वैसे राइट। भी। जी। शुक्रिया। जी ठीक है, नेक्स्ट जी। और जी किसी का कोई सवाल? मुझे जरा ये बताइएगा कि एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जरा चैट में बताएं, जरा मुझे खुशी दो। मैं भी एंजॉय करूँ ना। सर मुझे तो लगता है कोई भी बोर नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो अब हमारी टॉपिक में बहुत पुरानी है, क्योंकि मैट्रिक्स से आप मेरे साथ हैं। तो आपकी नेचर से पता चल जाएगा, लोग अगर मुफस्सल क्लास लेते रहे, कि कोई भी बोर नहीं होगा। जी ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें यह है कि आप मुख्तलिफ असातिज़ा से माशाल्लाह पढ़े, मास्टर किए। किसी भी जो टीचर होता है ना, आप उसकी राय को, आप उसके फैक्ट्स को माने, एक्सेप्ट करें, लेकिन हरफ आखिर मत समझिएगा। ये भी आपको मैंने साथ एक डिस्क्लेमर सा बता दूं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मेरी अपनी रीडिंग्स हो सकती हैं, और मैं खुद भी तो तालिब इल्म हूँ, कोई कोई लोहे महफूज तो नहीं है। तो आपने खुद भी मतलब सर्च भी करना है, डिफरेंट किस्म की रिव्यूज लेने हैं, आइडियाज लेने हैं, और फिर आप एक बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। ये बात याद रखिएगा। चले, अच्छी बात, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। जी, फी रिमाइंडर भी दे देते हैं सबको। आपने अच्छी बात रिमाइंड करा दी है। तो जिन असबाब अहबाब ने फी सबमिशन नहीं कराई, तो मैं ग्रुप के अंदर अपना अकाउंट डिटेल बता दूंगा। तो अब जो कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर हमें डेमो लेक्चर लेना है, ये डेमो लेक्चर, तो डेमो ने तो आपने देख लिया, और आपको पता भी चल गया होगा कि सर पढ़ा सकते हैं हमें या नहीं पढ़ा सकते। तो जो समझते हैं कि सेशन को कंटिन्यू करें और इसको आगे वो हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत कुछ सीखें, और गपशप उनके साथ होती रहे, तो वो जनाब ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। बाकी आप सब, अब बताने वाली बात तो नहीं है कि लाजमी बात, इश्यूज होते हैं तो हर किसी के पर्सनली कैपेसिटी में भी टाइम देना, और फिर इसको हर चीज़ को अफोर्ड करने के हवाले से, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी बार बार मैं बताऊं, किसी को मैसेज करूं या वैसे, तो आई थिंक के बीइंग ए टीचर मुझे जेब नहीं देता, और आपको भी जेब नहीं देता कि आपको बार बार बताया जाए। ठीक हो गया। ये बस आपने रिमाइंड करा दिया। ये वैसे खामोशी सी छा गई है, क्या वजह है? नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, सब बताएं ना मुझे, सब बताएं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, दिल तोड़ दिया है सर। हाय हाय, दिल तोड़ दिया है। दिल की बातें मेरे साथ ना करें, दिल पे मुझे बड़ी शायरी भी आती है, और मैं खुद जो है ना वो दिल जला हूं। आप कहते हैं ना सर, जरा सटायर सटायर जरा आपको शो करते हैं। सुना दें आज? अच्छा जी। आपको ना दिल के बारे में ना एक शेर सुनाऊंगा। हमसे बेहतर कौन जा सकता है।
अकील साहब। अच्छा जी, आपको ना दिल के बारे में सुना दें आपको? नहीं, पुराना नहीं होगा, कोई नया शेर सुनाएंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं, सुना दें? अच्छा जी, दिल के बारे में है। कतील शफाई साहब एक बड़े शायर थे, और जो लोग, ये उनके लिए एक पैगाम है, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं ना, ये उन सब के लिए पहला पैगाम है जो हर किसी से दिल लगा लेते हैं, ठीक है, और हर किसी से, उनके लिए एक वार्निंग है। शायर कहता है, कतील शफाई साहब कहते हैं कि हर किसी के लिए खुला न रख इसे ए कतील, हर किसी के लिए इसे खुला न रख ए कतील, ये दिल है घर इसे बाजार मत बना। तो समझ में आई है या नहीं समझ में आई? तो ये दिल है घर इसे बाजार मत बना, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए ये नहीं होता, ठीक है। तो दिल का तो फिर दोबारा, दोबारा यानी दुबरर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं दुबरर, एक होता है ना मुकर्रर, और आजकल होता है दुबरर। तो दोबारा होना चाहिए, मुकर्रर करूं? हाँ जी, बताएं जी, दोबारा सुनाया जाए। महफिल लूट लिया आपने। अच्छा जी, तो मैं जो है ना, वो आपने दोबारा से मुझे याद आया, वो भी जरा एक शेर है, उसका जवाब भी शेर से ही आपको देते हैं। वो कहते हैं कि उनका कहना है, उनका कहना है एक बार फिर मर के दिखाया जाए, उनका कहना है एक बार फिर मर के दिखाया जाए, अभी तमाशे में कुछ लोग नए आए, अभी तमाशे में कुछ लोग नए आए हैं। हाँ जी, लगता है ये जो है ना तीर बड़े दूर तक जा रहे हैं। समझ भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है शेर? तो आप कहते हैं ना, सर सुलाए, मैंने तो नोट किए हैं, कर लेने चाहिए, अच्छी बात है। पहला बहुत कमाल का था। अच्छा जी, चलें जी, आपको पसंद आया, दैट्स गुड। पुराने जख्म ताजा हैं, आया है, ये तो है, ठीक है ना। हाय हाय, जख्म ताजा। वो कहते हैं ना, मरहम ढूंढने निकले थे पर मरहम गए। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है ना सबको? दिल जख्मी है, ये वो है ना जो मेरी क्लास के बच्चे हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के और बीए के, उन्होंने वो दिल बनाया होता है और अंदर से एक तीर जनाब गुजार के और नीचे कतरे लगाए होते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के बंदे, ये 1990 वाला किधर से दिल आ गया। ये 1990 और 2000 के दिल हैं। अच्छा जी, अच्छा। वैसे मेरे ख्याल से फ्राइडे की जो क्लास है ना, उसमें फिर ये शेर व शायरी और उर्दू और गपशप ही होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपका ज़ौक है ना। फिर उसामा भाई कहेंगे कि सर आप फिर डेविएट हो जाते हैं। उसामा, क्या करें फिर, आप देखें ये डिमांड ही यही है। सॉरी सर, डिविएट का मैं सर नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था जस्ट मतलब एक ऑर्डर में हो, मतलब चीजें, मैं ये नहीं कह रहा था अच्छा, कि मतलब क्वेश्चन ना करें या क्वेश्चन ना पूछें, लिंक ना करें, इंटरलिंक ना करें। मैं जस्ट ये कह रहा अच्छा, था कि टॉपिक के साथ साथ मतलब एक ऑर्डर में आ जाए ना, तो फिर रिवाइज करने में आसानी होगी। जस्ट नहीं यही नहीं था सर। नहीं, ठीक। हाँ, ठीक ठीक हो गया, ठीक। वैसे मैं कह रहा जी सर। हूँ, जैसे कॉलेज में फ्राइडे को पोइट्री पे एक लेक्चर, हाँ जी, वो क्या कहते हैं उसका, ट्यूटोरियल पीरियड होता है ना, सबसे बज़्म अदब, इंटरेस्टिंग आप, बज़्म अदब सर होता है आई थिंक, जुमे वाले दिन। बज़्म अब तो अदब याद होते हैं, नहीं हाँ रहा। जी। हमारे कॉलेज में भी होता है बज़्म अदब, उसमें फिर वो बच्चे आते हैं, मैं कहता हूँ बच्चों को ना,
कोई शेर सुनाए, कोई गजल सुनाए, ऐसे ही वो शेर सुनाते हैं ना, मतलब कि बंदा शर्मिंदा हो जाता है खुद। और वो शेर अब सुना रहा है एक दिन मुझे कि किसी बेवफा की खातिर मैं रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने कहा बेटा तूने रिक्शे पे ही पढ़ा है। और वो शेर नीचे नहीं लिखे होते जो गाड़ियों के ट्रालियों के पीछे, वो ही सुना रहे होते हैं। कहते हैं यार कोई सिलेक्शन नहीं है मतलब। तो ये एक अच्छी शायरी है वो जो है ना वो नजर नहीं आती। छोटे बच्चों का फिर वही है ना, उनका एक्सपोजर भी वही है आजकल। वैसे भी टिकटॉक का जमाना है, और बल्कि मुझे तो कहते हैं बच्चे कि सर मेरे टिकटॉक पे इतने फॉलोअर हैं। मैंने कहा बेटा मुझे तो टिकटॉक का पता नहीं है, ये भी कोई बला है पता नहीं। तो हम तो पुराने जमाने के हैं, हम तो उस वक्त के हैं जब वो एसएमएस जो है ना वो मोबाइल पे उसको शेर व शायरी होती थी, और वो हम एसएमएस भेजते थे, हमें तो उसका पता है। आप भी सब उसी जमाने के ही हैं मेरे ख्याल में। मैं सुना दूं फिर एक। चलें जी, नईम की जान या नईम जान आप सुनाएं। सुने फिर मेरी नज़म में से एक शेर है कि मोहब्बत के जो मुनकिर हैं जिस और भी दिख जाएं, मोहब्बत हम्म। के जो मुनकिर हैं जिस और भी दिख जाएं, हर बशर पे लाजिम है हदायत की दुआ दे। वाह जी वाह। हर बशर पे लाजम है कि बख्शिश की हदायत दुआ की दे, दुआ दे दे। की दुआ दे। वाह जी वाह। अच्छा, ये हमारे जो नईम साहब हैं, ये आपका तारुफ इनसे नहीं कराया। ये शायर भी हैं माशरा, इनकी किताबें भी हैं, और बड़े एक जबरदस्त किस्म की जो है ना मिजाज रखते हैं, अंदाज रखते हैं। तो हमारी अब वर्चुअल मीटिंग है, चल जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी तो इनसे आपको मिलवाएंगे। थैंक यू सर। जी, जज़ाकल्लाह नईम, आपकी एंट्री हो गई। और जी, एक दो मिनट क्लास को मजीद कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने कोई जो है ना कोई शेर सुनाना है या कोई वैसे सवाल पूछना है तो वो कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप सवाल ज्यादा पूछते हैं, आप ज्यादा शेर व शायरी में ज्यादा शगफ रखते हैं। तो फिर उर्दू ना कर लें उसके बाद, हम पॉलिटिकल साइंस के बाद। उल्फत में बराबर है, वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। अच्छा, वाह जी वाह। हिस्ट्री रख लें इसके बाद। अच्छा, चलें देखते हैं जी। और जी किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा तो ठीक है, फिर आज जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, बाकी फ्राइडे हमारा आप यही समझ लें बज़्म अदब ही कह लें, इसी तरह गपशप होती रहेगी। इसका ये फायदा होगा कि कुछ चीज़ें भी स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, और साथ में ये है कि आप जो है ना वो प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी। और थोड़ा बहुत एक तरीके से जो आपको पढ़ने से तंग आ गए होंगे, तो वो जो एक आपके चेहरों पे जो जो क्या कहते हैं जो सलवटें हैं, वो भी कहीं ना कहीं सीधी हो जाएंगी। ठीक हो गया। आज की क्लास में मेरे ख्याल में कोई नहीं बोर हुआ होगा। हाँ जी, आज क्लास में बोर हुए हैं? चैट में जरा बताएं ना। अच्छा जी, अफजल खान ने तो एंजॉय किया है। उसामा नहीं सर। अच्छा जी, मतलब उसामा, उसके बाद आसिफ नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हुए। डेली भी नहीं होते, अच्छी बात है, वैसे भी नहीं होते। ठीक है जी, फ्राइडे तक क्लास होती है हमारी, सैटरडे संडे ऑफ होता है। फ्राइडे सैटरडे, जो सैटरडे संडे होगा इसमें आपने जो रीडिंग्स आपको दी जाएंगी, जो लेक्चर होंगे उसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, इस पे काम करेंगे, या अगर कोई घूमने फिरने वाला काम होगा आपका वो करेंगे। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। मंडे टू थर्सडे हमारा लेक्चर होगा, और फ्राइडे इसी तरह डिस्कशन होगी।
ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। और कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिटर्न नोट्स बनाए, हाँ जी, ये एक और बात भी नोट कर लें। नहीं भाई, फिलोसफर कहाँ पढ़ेंगे? फिलोसफर हम पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ रहे ना, हम पॉलिटिकल साइंस की जस्ट वो बेसिस कर रहे हैं जो जीके के हवाले से इम्पोर्टेंट है, बस, इससे ज्यादा नहीं। जहाँ पे इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा वो देखेंगे। बाकी अगर आपने पॉलिटिकल फिलोसफर्स पढ़ने हैं इन डिटेल, उस पे काम करना है, तो फिर जो लेक्चरशिप का ऐड आएगा ना जब इंशाल्लाह, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का, वो न्याजी एकेडमी पे वो लेक्चरर की तैयारी का सेशन लॉन्च होगा, तो उसमें फिर आपने बताना है और उसमें आना है। उसमें इंशाल्लाह कंप्लीट तरीके से जो है ना पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स, फिलोसफी, वो डिटेल से पढ़ा जाएगा। शोएब, क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और दूसरा ये, जिस तरह सैर ने बताया है कि जितने भी ये लेक्चर हो रहे हैं, तो आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। इसको सारों को आपने लिखना है, नोट करना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि ये अभी तो एक दो तीन तीन दिन है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये आप 4 माह मुकम्मल कर लेंगे ना, तो फिर एक पूरी एक पिक्चर बनी होगी आपके सामने। और बेहतरीन किस्म के नोट्स जो है ना बनाए, बहुत अच्छे बनाए। और आपने नोट्स जो प्यारे प्यारे बनाए और मुझे शेयर भी किया करें, ठीक है? पर्सनल टेक्स्ट में मुझे बेशक दिखा दें कि सर हम इस तरह नोट्स बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक हो गया? और मज़ा तब है कि बहुत अच्छे नोट्स हों और आपके हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी आपके काम आएंगे। आप यहाँ पे हैं, कल आप किसी जगह पे बेशक पढ़ा रहे होंगे, या ये आपको हमेशा से वो हेल्प आउट करेंगे, और कनेक्टिविटी भी इसमें रहेगी। ग्रुप में शेयर नहीं, ग्रुप में मैं अलाउ नहीं करता ना, असल में वो प्रॉक्सी लगी हुई है। उसकी वजह ये है कि फिर सारा, फिर वो बादल कैसे हैं और मौसम कैसा है, और फिर वो शेर व शायरी, और फिर वो आपको पता ही है, पाकिस्तान है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, गप लगानी हो या वो, तो फिर हम शुरू हो जाते हैं, फिर मीम्स आना शुरू हो जाती हैं, और फिर किधर ही पता नहीं गेम चली जाती है। उस वजह से मैं नहीं करता वो। तो आप, इसका ये है कि आप ग्रुप मुझे पर्सनली भेज दें व्हाट्सएप के अपने नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं, तो उनमें से जो मुझे बेहतर लगेंगे मैं एज ए टेम्पलेट या एज ए सैंपल वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँ। ठीक हो गया? ठीक हो गया, मेरे ख्याल में सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इंशाल्लाह तो मंडे को मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।